हाल ही में अ वेरी कंट्रोवर्शियल बिल हैज बीन पास्ड। मैं बात कर रही हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की। इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 28 मार्च 2022 को। फिर राज्यसभा ने इसे पास किया 6 अप्रैल को। प्रेसिडेंशियल असेंट इसे मिला 18 अप्रैल को एंड द एक्ट हैज बीन इन फोर्स सिंस 4 अगस्त 2022। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कह रही हूँ। वो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखकर ही समझ में आएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूसिड स्ट्रीमिंग, लॉ एस्पिरेंट्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां हम लीगल करंट अफेयर्स को बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस एक्ट से रिलेटेड जो भी लीगल जजमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, यूडीएचआर के प्रोविजंस और भी कई दूसरे लॉज के प्रोविजंस का पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। मैं हूं शालिनी और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट को लेके आए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिपील करने के लिए। ये जो 1920 का लॉ था, ये कॉलोनियल एरा का लॉ है जो आज के डेट में रेलिवेंट नहीं है। इसे 9 सितंबर 1920 को इंट्रोड्यूस किया था, जो आज तक चल रहा था। जितने भी हमें रीजंस मिले हैं इस नए लॉ को लाने के लिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि ये जो 1920 का एक्ट है वो आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एडिक्वेट नहीं है। आज के डेट में जिस तरीके के नए लॉज और नए क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, उसके साथ ये 1920 का एक्ट सफिशिएंटली डील करने में सक्षम नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी इस 1920 एक्ट में चेंजेस लाने के लिए। जो हमारा 87th लॉ कमीशन रिपोर्ट था 1980 में आया था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद 2003 में मलिमत कमेटी रिपोर्ट में भी इस लॉ में चेंजेस लाने के लिए जिक्र मेंशन्ड है। लॉ कमीशन रिपोर्ट को श्री पीएम बख्शी ने तैयार किया था। उनके कई सुझावों में से एक सुझाव ये भी था कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ऑर्डर देते हैं, उसमें 1920 एक्ट में ये मेंशन्ड है कि वो मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स ले सकते हैं किसी पर्सन के। इसके साथ साथ उनकी राइटिंग सैंपल्स, सिग्नेचर सैंपल्स और वॉइस सैंपल्स भी कलेक्ट कर सके, ये उनके तरफ से प्रस्ताव था। मलिमत कमेटी रिपोर्ट में भी ये आइडेंटिफाई किया गया था कि जो प्रिजनर्स एक्ट है 1920 का, उसमें हमारे डीएनए सैंपल्स, हेयर सैंपल्स, वॉइस सैंपल, हैंडराइटिंग सैंपल, सलाइवा सैंपल, इन सब टाइप के सैंपल्स को कलेक्ट करने का जिक्र है ही नहीं। तो मलिमत कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ये थी कि एविडेंस एक्ट को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ऐसे अमेंड करके उसमें ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए जाए कि इन सैंपल्स की कलेक्शन पॉसिबल हो, और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाए कि वो इन सैंपल्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर दे सके। पर इन दोनों ही रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस पर कुछ खास काम नहीं किया गया। फाइनली 2022 में जाकर इस 1920 एक्ट को रिपील कर सीपीआईए इंट्रोड्यूस किया गया। पर इस बिल में इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन कर दिया है कि किस टाइप का डेटा कलेक्ट हो सकता है, किन किन लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और कौन ऑथराइज्ड है इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इस एक्ट के प्रियम्बल में कहा गया है कि टू ऑथराइज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स एंड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith एंड incidental thereto। यानी ये एक्ट अथॉरिटी देता है कि जो कन्विक्ट्स हैं, मतलब जिनको कोर्ट ने सजा घोषित कर दी है, उनको या किसी और व्यक्ति को जो कि इस केस से जुड़े हो सकते हैं, उनके मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं, ताकि किसी भी क्रिमिनल मैटर में उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जा सके। इसके साथ इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने को भी कहा गया है। ऐसे कोई भी विषय जो किसी क्रिमिनल केस के साथ जुड़े हुए हैं, उसके भी रिकॉर्ड्स को रखने की इजाजत ये एक्ट देता है। तो अब हम इस एक्ट को 1920 के एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करके समझाएंगे। तो प्रिजनर्स एक्ट 1920 में ये मेंशन था कि हम कलेक्ट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशंस और फोटोग्राफ्स।
पर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट में इन तीनों के अलावा हम बायोलॉजिकल सैंपल्स भी मांग सकते हैं, जैसे कि रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन, सलाइवा, सीमेन, हेयर सैंपल्स, स्वॉब्स एटसेट्रा। और साथ ही साथ बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जैसे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर सैंपल्स भी ले सकते हैं नए एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट है कि जो भी लोग 1920 एक्ट में कन्विक्ट हुए हैं या अरेस्ट हुए हैं ऐसे ऑफेंसेस के लिए जिसका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर और मोर का है, उनको ये सैंपल्स देने पड़ेंगे। इनके साथ साथ वो लोग जिनको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी देना है या पीस मेंटेन करने के लिए सैंपल्स देने हैं, उन लोगों को भी सैंपल्स देने पड़ेंगे। या फिर अगर मैजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए अपने सैंपल्स देने को कहती है तो भी वो सैंपल्स दे सकते हैं। पर नए लॉ में ये लिखा है कि पर्सन्स हु हैव बीन कन्विक्टेड और अरेस्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कि कोई भी इंसान जिसे कन्विक्ट या अरेस्ट किया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, मतलब वो जो 1 ईयर का थ्रेशोल्ड था पहले वाले एक्ट में वो इधर हटा दिया गया है, तो किसी भी इंसान से सैंपल्स मांग सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं जैसे कि यूएपीए, उसमें भी किसी पर्सन को अगर अरेस्ट या कन्विक्ट किया है तो उनके सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स ये होते हैं कि अगर एक ऐसा कोई लोग है जिसको अरेस्ट किया है और उन्हें कन्फाइन करके रखना जरूरी है ट्रायल से पहले, क्योंकि ये अजम्पशन है कि अगर उन्हें हम सोसाइटी में खुला छोड़ देंगे तो इससे काफी नुकसान हो सकता है, ऐसे टाइप के लॉज को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहते हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर कन्विक्ट हुआ है या अरेस्ट हुआ है तो उनके सैंपल्स भी देना जरूरी है, जो कि पहले के एक्ट में ऐसा मेंशन नहीं था। पर सेक्शन 3 में जहां पे इस चीज की जिक्र की गई है उसमें एक एक्सेप्शन उन्होंने बनाया है। कुछ कन्विक्ट्स अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से मना कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में आएंगे 2 टाइप के लोग। पहले कन्विक्ट्स जिनको किसी चाइल्ड या विमेन अब्यूज से रिलेटेड केस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, एंड दूसरे ऐसे कन्विक्ट्स जिनका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 ईयर से कम है। तीसरा पॉइंट जो है डिफरेंस का वो ये है कि मजिस्ट्रेट के अलावा हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और अबव, ये 3 कैटेगरी के लोग कलेक्ट कर सकते थे सैंपल्स 1920 एक्ट में। पर जो नया एक्ट है 2022 का, उसके सेक्शन 5 में मेंशन्ड है कि कॉस्मोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास is responsible for giving any direction with respect to collection of samples। मतलब इन्होंने मैजिस्ट्रेट की क्लास डिफाइन कर दी गई है कि कौन से मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट्स के अलावा ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव कैन ऑल्सो कमांड द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड मेजरमेंट्स। यानी कि जो 1920 एक्ट में लास्ट थ्रेशोल्ड था ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसको इन्होंने चेंज करके हेड कांस्टेबल तक के लेवल पे ले आए हैं कि वो भी सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नए एक्ट में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या कोई ऐसा पर्सन जो कि इन मेजरमेंट्स को लेने में स्किल्ड है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल्स और मेजरमेंट्स को। इस एक्ट के सेक्शन 6 में ये मेंशन्ड है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सैंपल्स या मेजरमेंट्स देने से मना करता है तो आईपीसी की सेक्शन 186 उस पर लागू हो जाएगी, जिसके तहत उसे 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपीज तक की फाइन या दोनों की सजा हो सकती है। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट की जाए इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी सेंट्रल अथॉरिटी एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को बनाया गया है। एनसीआरबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम है टू कलेक्ट एंड एनालाइज क्राइम डेटा। इसे 11 मार्च 1986 को एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इस एक्ट के सेक्शन 4 में एनसीआरबी के रोल के बारे में कहा गया है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 कहता है कि एनसीआरबी प्रिवेंशन, डिटेक्शन,
इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस के लिए पहले मेजरमेंट रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। दूसरा, स्टोर, प्रिजर्व और डिस्ट्रॉय कर सकता है रिकॉर्ड्स को नेशनल लेवल पे। तीसरा, प्रोसेस कर सकता है इन रिकॉर्ड्स को रेलेवेंट क्राइम और क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ। और चौथा, शेयर और डिसेमिनेट कर सकता है इन रिकॉर्ड्स को किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। सेक्शन 4 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मेजरमेंट्स लिए गए हैं तो उसे 75 इयर्स तक रिटेन किया जा सकता है। पर इस क्लॉज का एक एक्सेप्शन भी है। वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर इम्प्रिजनमेंट की सजा ना मिली हो, ऐसे व्यक्ति का मेजरमेंट्स हम इस एक्ट के अंदर अगर ले रहे हैं और बाद में ये व्यक्ति या तो अक्विट हो जाता है, रिलीज हो जाता है विदाउट ट्रायल, या डिस्चार्ज हो जाता है अपनी सारी लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करने के बाद, तो फिर ऐसे व्यक्ति के मेजरमेंट्स को हटा दिया जाएगा। एनसीआरबी का एक अहम रोल ये भी होगा कि वो रूल्स इश्यू करेगा ये स्पेसिफाई करते हुए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा इन मेजरमेंट्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि किस फॉर्मेट में लिए जाएंगे ये मेजरमेंट्स, किन डिवाइसेस को यूज करके इन मेजरमेंट्स को लिया जाएगा, इन्हें किस तरीके से हैंडल और स्टोर किया जाएगा और किस तरीके से इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसके अलावा एसओपीज जो है वो इसलिए भी स्पेसिफाई की जाएंगी ताकि स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दे जो कि इन जो मेजरमेंट्स की डिस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट है उन्हें हैंडल करेगा। तो ये थे इस एक्ट की डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर वापस आएं। सब्सक्राइब करें ल्यूसिड स्ट्रीमिंग।